सो ये आपका करंट अफेयर का फिफ्थ क्लास है और आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे। ओके, और गवर्नमेंट का स्कीम हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो इन दिस लेक्चर वी विल कवर थ्री थ्री टॉपिक्स। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। देन बिहार गवर्नमेंट। ओके। देन हम कवर करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम। तो देखो, ये जो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 इसको प्रेजेंट किया गया जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा जनवरी 31 2021 को। डेट याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 इसको एक टीम के द्वारा बनाया जाता है। मतलब कोई भी जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसको एक टीम के द्वारा बनाया जाता है। इसमें दो पर्सन जो होते हैं उनका रोल एमिनेंट होता है। एक होता है प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है। इनका नाम है संजय सान्याल। और इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज किया जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा। अभी है अनंत नागेश्वरन। ठीक है। तो अनंत नागेश्वरन एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये पोस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है इसको मतलब एक टीम के द्वारा बनाया जाता है जिसमें कि दो प्रोमिनेंट पर्सन होता है। प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल अभी है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वर। ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे का थीम जो है कोर थीम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोर थीम क्या है? एजाइल अप्रोच। एजाइल मतलब क्या होता है? फुर्तीला। ठीक है। तो एजाइल अप्रोच का मतलब होता है कि आप जो क्या करोगे, पॉलिसी को आप चेंज करोगे बेस्ड ऑन फीडबैक, इमीडिएट मॉनिटरिंग ऑफ एक्चुअल फाइंडिंग, प्रैक्टिकल रिस्पांस, सेफगार्ड। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, पॉलिसी पर यदि कोई फीडबैक मिलता है कि पॉलिसी का आउटकम नेगेटिव है और यहाँ पे ये सब चेंज करने की जरूरत है। ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा? एजाइल मतलब बहुत फुर्तीले तरीके से, बहुत फास्टली क्या करेगा, उस चीज को चेंज कर देगा। ठीक है। तो एजाइल मतलब क्या होता है? एजाइल मतलब फुर्तीला होता है। ठीक है। फास्ट। ओके। ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म गवर्नमेंट पॉलिसी में रेक्टिफाई करेगा, सुधार लाएगा। इसके अलावा मॉनिटरिंग करेगा एक्चुअल फाइंडिंग का, कि हमने जो पॉलिसी बनाया उसका फाइंडिंग्स क्या है। ठीक है। प्रैक्टिकल रिस्पांस क्या है और क्या क्या सेफगार्ड इंश्योर करने की जरूरत है। ओके। अब इकोनॉमिक सर्वे के बारे में कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है। तो पहला फैक्ट तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा प्रोजेक्ट कर रही है कि हमारी जो इकोनॉमी है 2022-23 में वो ग्रो करेगी 8 to 8.5%। ओके। तो हमारी जो जीडीपी, हमारा जीडीपी ग्रोथ कितना होगा? 8 to 8.5% होगा 2022-23 में। इसके अलावा 21-22 में, लेकिन 21-22 में प्रोजेक्ट किया गया था कि हमारा जीडीपी ग्रोथ होगा 9.2%, लेकिन हुआ कितना? 7.3%। ओके। अब देखो, इकोनॉमी के अंदर तीन सेक्टर जो होता है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो देखो, कोई भी जो इकोनॉमी होता है, ठीक है, तो उसमें पहला सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर। तो देखो, इंडिया के अंदर सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर होता है सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर को हम टर्सरी सेक्टर भी बोलते हैं। उससे कम कंट्रीब्यूशन होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। और सबसे कम होता है, ये देखो, ये रफ फिगर है। ठीक है। तो सबसे होता है कम एग्रीकल्चर सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर का। तो ये रफ फिगर है। ठीक है। एक्चुअल डेटा मुझे याद नहीं है क्या डेटा है, वो आगे डिस्कस करेंगे डेटा को। ठीक है। लेकिन सबसे खराब जो हमारा सेक्टर परफॉर्म करना सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। उससे थोड़ा अच्छा कौन कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग। और सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी के अंदर है वो है सर्विस सेक्टर का। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। कि इकोनॉमी के अंदर तीन सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो प्राइमरी क्या करता है? रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम गन्ना को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो गन्ना क्या है? गन्ना आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी मतलब प्राइमरी सोर्स है। ठीक है। अब गन्ना से हम क्या करते हैं? गुड़ तैयार करते हैं। तो गुड़ कहाँ तैयार करेंगे? फैक्ट्री में तैयार करेंगे। तो गन्ना से हम जगेरी तैयार करते हैं, गुड़ तैयार करते हैं। अब गुड़ का हम क्या करेंगे? मार्केटिंग करेंगे। दैट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी, एलाइड मतलब एग्रीकल्चर और उससे लिंक्ड जो एक्टिविटी है। ठीक है। जैसे कि फिशरीज जो है एलाइड एक्टिविटी होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रो करेंगे 3.9% से, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं कि वहां पे हम ग्रोथ अचीव करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.9%। गुड। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, वो ग्रो करेगा 11.9% से। तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करेगा 11.9% से, जबकि सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रिकॉर्ड किया जाएगा 8.2%। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर्विस सेक्टर जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है वो क्यों, क्या कहते हैं, मतलब वहां पे ग्रोथ लेस क्यों रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है। तो देखिए, सर्विस सेक्टर का जो बहुत सारा कंपोनेंट है, जैसे कि हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री हो गया, जैसे होटल वगैरह हो गया। ठीक है। फूड इंडस्ट्री हो गया। ठीक है। तो ये सब कोविड-19 के कारण क्या हुआ था? बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ था। दैट्स वाई यहाँ पे रिकॉर्ड कम, क्या कहते हैं, मतलब कम रिकॉर्ड यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कम कम ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है। जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का ग्रोथ बढ़ा है, उसका रीजन ये था कि कोविड-19 में क्या हुआ था कि हमारा जो लेबर फोर्स है वो वापस आ गया था। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने मतलब डिफरेंट स्कीम के दौरान उनको एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज किया था। दैट्स वाई एग्रीकल्चर में ग्रोथ बढ़ेगा। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रोथ क्या है? बढ़ने की संभावना है। ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि सबसे कम ग्रोथ कौन से सेक्टर में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है। तो मिनिमम किस में है? एग्रीकल्चर में है।
और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाए तो आप जनरली क्या गेस करोगे? सर्विस सेक्टर, बट इट इज नॉट सर्विस, इट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। गुड। कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग इतना इज इतना। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, समझिए जरा पहले इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है? तो देखिए क्या होता है कि जब आपने बजट को आप ध्यान से देखोगे, मेरे पास बजट का पिक्चर है नहीं अभी, बट आप बजट को जाके देख सकते हो, ठीक है? वहाँ पे जो पिक्चर होगा उसमें देखिएगा, ठीक है? तो बजट में क्या होता है कि बजट अकाउंट जो होता है ये दो अकाउंट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? तो बजट में पहला जो अकाउंट होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू अकाउंट, और दूसरा जो अकाउंट होता है उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है? ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो पहला अकाउंट क्या होता है? रेवेन्यू अकाउंट। दूसरा क्या होता है आपका? कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है? इसको हम समझते हैं जरा ब्रीफ में, ठीक है? तो देखिए आपका जो बजट है, पहली बात तो यह है कि बजट टर्म आपको नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है ये, तो ये आपके संविधान में नहीं लिखा हुआ कि व्हाट इज बजट, ठीक है? बजट के बारे में सिंपली ये लिखा हुआ है कि अंडर आर्टिकल 1112, 112 आर्टिकल के तहत, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट के पास दो अकाउंट होता है, ठीक है? तो ये जो अकाउंट होता है ये एक रिवेन्यू अकाउंट होता है और एक होता है अदर अकाउंट, ठीक है? अदर अकाउंट। तो अब हम इसे क्या कंफर्ट के लिए हम क्या करते हैं, जब आपका जो बजट आप देखोगे एक्चुअल बजट, तो वहां पे दो तरह का अकाउंट होता है। तो एक होता है रिवेन्यू अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। अब ये जो रिवेन्यू अकाउंट है, ठीक है, ये डे टू डे एक्सपेंडिचर इसमें आता है, ठीक है? तो इसमें आता है डे टू डे एक्सपेंडिचर, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और जो कैपिटल अकाउंट है इसमें क्या होता है, जिसमें मान लो कैपिटल आप गेन करते हो, ठीक है? या कैपिटल के पर्पस, कैपिटल का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी, जैसे कि आपने जमीन खरीद लिया, आपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, ठीक है? दैट कम्स अंडर कैपिटल अकाउंट। अब देखो रिवेन्यू अकाउंट में पैसा आने का जो तरीका होगा उसको बोलेंगे रिसीट। तो एक होगा रिवेन्यू रिसीट, ठीक है? अब ये जो रिवेन्यू रिसीट, इसमें रेगुलर पैसा, हर मंथ पैसा आना चाहिए, ठीक है? ये एक फिक्स इंटरवल पे फिक्स पैसा आना ही आना चाहिए, ठीक है? दैट्स कॉल्ड रिवेन्यू रिसीट। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, तो टैक्स का पैसा क्या होता है? एक साल में आना ही आना है, फिक्स है। ऐसे ही जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स का मतलब जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट आपसे यूजर चार्ज लगाती है। आप बिजली का बिल यूज करते हैं, ठीक है? उसका हर मंथ बिल आता है, दैट इज कॉल्ड यूजर चार्ज, ठीक है? तो ये आपका हो गया रिवेन्यू रिसीट। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो जैसे रिवेन्यू रिसीट में फिक्स पैसा एक फिक्स इंटरवल पे आता है, जैसे हर मंथ आपकी सैलरी आती है, ठीक है? ऐसे ही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि फिक्स पैसा हर मंथ या पर्टिकुलर इंटरवल पे खर्च होना ही होना है, ठीक है? तो इसमें क्या है, जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है? आपको सैलरी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट आपको पेंशन देती है, गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च करती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, दैट कम्स अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है? सॉरी, कैपिटल रिसीट क्या होता है? तो गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था, लोन क्यों लेता है? लोन लेता है, लोग लेता है किसी कैपिटल को क्रिएट करने के लिए। अब वो लोन गवर्नमेंट का वापस हो गया, ठीक है? दैट कम्स अंडर कैपिटल रिसीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? गवर्नमेंट ने क्या किया? मान लो गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से बहुत बड़ा लोन ले लिया और उसे मतलब बहुत बड़ा ब्रिज बना दिया, ठीक है? जैसे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो मान लो क्या कहते हैं, आपने अभी सुना होगा दरभंगा में एक तारामंडल बना है, ओके? तो तारामंडल बना है तो यानी इसके लिए बिग कैपिटल चाहिए, बहुत बड़ा पैसा चाहिए, ठीक है? तो इस अमाउंट को गवर्नमेंट क्या करती है? बड़े संस्था से क्या करती है? उधार लेती है, उसको खर्च करती है, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके? बट इस पैसे को वाइजफुली यूज किया जाता है। तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट ये है कि कैपिटल गवर्नमेंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा, ठीक है, उसको इंक्रीज किया गया 13.5% ऑन ईयरली बेसिस, ठीक है? यानी गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगा, ठीक है? इसके अलावा इंडिया विल कंटिन्यू टू बी वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है? ओके, यानी कि अगले 3 साल तक इंडिया क्या है? वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा, ओके? इसके अलावा देखिए मैंने बताया था रेवेन्यू रिसीट के बारे में। तो देयर हैज बीन इंक्रीज ऑफ 16.72% ऑफ रेवेन्यू रिसीट, ठीक है? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू रिसीट है वो 67.2% बढ़ा है। तो डेटा याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है? सिंपली आपको याद करना है कि इतना परसेंट बढ़ा है, ठीक है? ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, व्हाट इज ग्रॉस? तो देखिए आपने जीडीपी में पढ़ा होगा, एक टर्म होता है ग्रॉस और एक होता है नेट। तो ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन कॉस्ट, अब ये होता है क्या? व्हाट इज डेप्रिसिएशन कॉस्ट? तो जैसे मान लीजिए कि आप कोई फर्म एस्टेब्लिश करते हो, मान लो कि आपने एक स्कूल खोला, विद्यालय आपने खोल लिया। तो विद्यालय आपने खोल लिया तो विद्यालय के लिए आपने एक ब्लैक बोर्ड खरीदा या व्हाइट बोर्ड खरीदा, या मान लो स्मार्ट बोर्ड आपने खरीद लिया। गुड। अब ये जो स्मार्ट बोर्ड है इसका एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं, पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होगा। इस लाइफ साइकिल में क्या क्या होगा? ये स्मार्ट बोर्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो यानी कि आपके स्कूल का जो इनकम है, मान लीजिए आपका स्कूल पर ईयर 10 लाख रुपीज अर्न करता है, ठीक है? तो आपने क्या किया? 10 लाख रुपीज में जो स्मार्ट बोर्ड का मेंटेनेंस होता है या स्कूल का मेंटेनेंस होता है, उसके लिए आपने 1 लाख रुपये क्या कहते हैं, मतलब अलग से रख लिया, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो ये जो 10 लाख रुपए आप अर्न कर रहे हो, दैट इज योर ग्रॉस।
ठीक है। ये जो 1000 आप 1 लाख रख रहे हो मेंटेनेंस के लिए, दैट इज योर डेप्रिसिएशन कॉस्ट, ठीक है। तो नेट कितना हो जाएगा? नेट हो जाएगा ग्रॉस, और नेट को इधर ले जाओ आप, माइनस डेप्रिसिएशन कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आपके स्कूल का नेट इनकम कितना, तो आप क्या बताओगे? ये ग्रॉस है, ये डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, तो नेट कितना हो जाएगा? 9 लाख हो जाएगा, दैट इज योर डेप्रिसिएशन कॉस्ट। तो यहाँ पे यही लिखेगी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो है, ठीक है, वो इंक्रीज हुआ है 50%। ग्रॉस कैपिटल इनफ्लो, कैपिटल इनफ्लो का मतलब बाहर से पैसा का आना, ठीक है। तो बाहर से पैसा दो दो तरीके से आता है, एक होता है एफडीआई, एक होता है एफआईआई। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ अमेजॉन कंपनी है, अमेजॉन कंपनी हमारे यहाँ क्या करती है, हमारे यहाँ अब क्या अपना अपना प्लांट लगे, दैट इज एफडीआई। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो ये क्या करता है, गवर्नमेंट ये किसी कंपनी के, इंडियन कंपनी के शेयर को परचेज करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एफआईआई। बट हमारे यहाँ एक कमेटी बैठी थी, उसका नाम था अरविंद मायाराम कमेटी, और ये कमेटी 2013 में आया था, इसको याद रखिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अरविंद माया राम कमेटी, तो अरविंद माया राम कमेटी ने रिकमेंड किया है कि यदि हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है, हमारा कोई डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी में कोई बाहर की कंपनी 10% शेयर खरीदती है, ठीक है, तो वो कहलाएगा एफआईआई। तो अप टू 10% क्या है, अप टू 10% एफआईआई है। बट जैसे ही शेयर 10% से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? एफडीआई कहलाएगा, ठीक है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका फ्लिपकार्ट और क्या कहते हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजोन कंपनी। तो देखिए अमेजोन का तो 100% शेयर है इंडिया के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली एफडीआई होगा, ठीक है, क्योंकि एफडीआई क्या होता है, मोर देन 10%। अब ये जो आपका क्या नाम है, फ्लिपकार्ट कंपनी है, इसको वॉलमार्ट खरीद चुका है, और वॉल इसका इसका भी शेयर क्या है, मोर देन 10% है। तो ये भी क्या होगा, एफडीआई होगा, ठीक है। लेकिन यदि अरविंद मायाराम से पहले हम देखें, 2012 से पहले देखें, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, क्योंकि फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ये क्या होता है, एफआईआई होता है, ठीक है। और जो अमेजन कंपनी में यहाँ पे प्लांट एस्टेब्लिश कर, दैट वाज एफडीआई, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू अरविंद मायाराम कमेटी, सो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उसी के अनुसार कैलकुलेट करती है एफडीआई एफआईआई को। तो यदि आपके मतलब आप इंडियन कंपनी के अंदर बाहर की कंपनी का जो इक्विटी है, शेयर है, वो अप टू 10%, दैट इज कॉल्ड एफआईआई। और जैसे ही मोर देन 10% हुआ, तो क्या कहलाएगा, वो एफडीआई कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यही होता है ग्रॉस कैपिटल इनफ्लो, मतलब बाहर से जो हमारे इन्वेस्टमेंट आता है, एफडीआई एफआईआई, ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है, डॉलर 65.6 बिलियन, ओके। तो ये डेटा आप एक बार बस दिमाग में रखिएगा, ठीक है, इसको रटने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब फॉरेक्स, फॉरेक्स जो होता है, फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेक्स होता है कि हमारे जो इंडियन लोग हैं, ठीक है, वो इंडियन एनआरआई जो होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद क्या करते हैं, इस पैसे को वापस भेजते हैं, ठीक है। या मान लीजिए कि इंडिया की कोई कंपनी है, उसका सब्सिडियरी बाहर में, उसने कुछ प्रॉफिट अर्न किया, और उसने इंडिया में उस पर्टिकुलर पैसे को लगाया, ठीक है। तो ये सारा का सारा पैसा जो बाहर से इंडिया के अंदर आता है, किसके द्वारा, एनआरआई के द्वारा आता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन के द्वारा आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉरेक्स एक्सचेंज, ओके, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व और फॉरेक्स, ओके। तो इसका जो लेवल था कितना, 63.6 बिलियन डॉलर है, ठीक है। दिसंबर 2021 का डाटा है, ठीक है, अभी 500 कुछ हो गया है, हमने क्लास में डिस्कस किया था, ओके। सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर क्या होता है, व्हाट इज सोशल सर्विस? जैसे गवर्नमेंट हेल्थ पे खर्च कर रही है, गवर्नमेंट पेंशन फंड पे खर्च कर रही है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे खर्च कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है मतलब वल्नरेबल सेक्शन के ऊपर खर्च कर रही है, तो ये जो खर्चा होता है, इसको बोलते हैं सोशल सर्विसेज, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस जो है वो इंक्रीज हुआ है 8.6% कंपेयर टू 6.2%। 14-15 में कितना था, 6.2%, जिसको कि बढ़ा के 21-22 में कर दिया गया 8.6%। तो ये अच्छी चीज है, ठीक है, कि जितना ज्यादा सोशल कैपिटल फॉर्म होगा हमारे यहाँ, ठीक है, वो क्या कहते हैं, उतना हमारी इकोनॉमी के लिए बेटर रहेगा वो, ठीक है। इंडिया वाज फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व कंट्री आफ्टर चाइना जापान स्विट्जरलैंड, मतलब चाइना जापान स्विट्जरलैंड के बाद इंडिया चौथा वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ओके। तो इसका कोड बना लीजिए CJSI, ऐसा कुछ कोड बना लीजिए, CJS, ठीक है, एस इंडिया, ठीक है, CJS इंडिया, ओके। तो CJS से कुछ कोड बना लीजिए, तो यानी कि चाइना जापान स्विट्जरलैंड, इसके बाद इंडिया का रैंक आता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, ओके। बैंक रेट जो इंक्रीज हुआ है, रेट मतलब बैंक का पैसा, तो बैंक का पैसा इंक्रीज हुआ बाई 9.2%, तो इसका मतलब एनपीए घट रहा है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, इसका मतलब ये होता है कि बैंक से आपने लोन लिया और लोन को वापस नहीं कर पाए, ठीक है, आफ्टर 90 डेज या इंटरेस्ट को आपने वापस नहीं किया, तो दैट कम्स अंडर एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब बैंक ऐसा मान लेती है कि उस पैसे का डूबने का संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। बैंक वैसे प्रयास तो करती है कि पैसा रिकवर हो जाए, ओके। 89066 करोड़ ये डेटा है, इसको रेज किया गया है थ्रू आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है शेयर मार्केट, ठीक है।
तो हमने क्या किया है, शेयर मार्केट से जो है मतलब 75 आईपीओ हमने रिलीज किया। ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। तो आईपीओ से गवर्नमेंट ने 8906 करोड़ को रेज किया, ठीक है। सीपीआई मतलब सीपीआई कंबाइंड, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, ठीक है, ये तकरीबन ये कम हुआ है, 5.2% है 2021-22 के 22 में, ठीक है। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब कि जैसे आप क्या करते हो, आप दो तरह का सामान खरीदते हो। जो आप मंडी में सामान खरीदते हो दैट इज कॉल्ड डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ओके। और जब डायरेक्टली आप रिटेल बाजार, खुदरा बाजार में सामान खरीदते हो, दैट कम्स अंडर दैट इज कॉल्ड सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बहुत सारे इंडेक्स होता है, इकोनॉमिक सर्वे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक कंबाइंड इंडेक्स होता है, ठीक, मतलब सबको मिलाकर जो एवरेज इंडेक्स होता है। तो सीपीआई कंबाइंड इन्फ्लेशन जो है ये कम हुआ है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा जो फूड इन्फ्लेशन मतलब कि क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ का जो महंगाई है, ठीक है, वो तकरीबन 2.9% है 2021-22 में, ओके। एक होता है एसडीजी इंडिया इंडेक्स। तो पूछ सकते हैं आपसे कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स को कौन डेवलप करता है, ठीक है, कौन रिलीज करता है, ठीक है। दो तरह का इंडेक्स होता है, एक होता है एसडीजी इंडेक्स, ठीक है, सॉरी एसडीजी गोल होता है। तो एसडीजी गोल जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। और एक है एसडीजी इंडिया इंडेक्स, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स को क्या कहते हैं, कौन रिलीज करता है, नीति आयोग रिलीज करता है, ओके। तो यदि एसडीजी इंडिया इंडेक्स को हम देखें, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स को हम देखें, ठीक है, तो इसमें इंडिया इंप्रूव किया है, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो इंडिया का रैंक 66 है 2020-21 में, 60 था 2019-20 में, ठीक है, और 57 था 2018-19 में, ठीक है। तो ये जो एसडीजी इंडेक्स होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप क्या करो, आप इन्वायरमेंट को लेकर कंसर्न हो, ठीक है। और आप चाहते हो कि आपकी ग्रोथ का जो पैटर्न हो वो कैसा हो, सस्टेनेबल पैटर्न होना चाहिए ग्रोथ का, ठीक है। सस्टेनेबल क्या होता है, ये मैंने लेक्चर नंबर 4 में बताया था, वहां जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। इंडिया इज द कंट्री विद 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया है वो 10th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। ये अच्छी बात है कि हम इन्वायरमेंट को लेकर कंसर्न है। इसके अलावा इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2021 क्या है ये, ठीक है। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2021 जो है, ठीक है, इसको नोटिफाई किया गया और इसके तहत जो है, ठीक है, हमें हमारा पर्पस ये है कि हम 2022 तक क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे सिंगल यूज प्लास्टिक को, ठीक है, ओके, इसे हम एलिमिनेट कर देंगे, ओके। इसके अलावा पीएम ने अनाउंस किया है कहाँ पे, 26 कॉन्फ्रेंस हुआ है पेरिस क्लाइमेट चेंज का। ये भी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ब्रीफ में कि सीओपी क्या होता है। तो सीओपी जो है वो क्या कहते हैं, सीओपी 26 जो है ये ग्लासगो में हुआ है 2021 में, ओके। और यहाँ इंडिया ने कमिटमेंट किया है, क्या कमिटमेंट किया है, इंडिया अनाउंस एम्बिशियस टारगेट टू अचीव 2030 टू रिड्यूस एमिशन, ठीक है। मतलब कार्बन एमिशन को 2030 तक हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, ठीक है, ऐसा इंडिया का गोल है, ओके। अब कितना कम करेंगे ये आप पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए, ठीक है। टोटल वैल्यू एडिशन ऑफ कंट्री जो है वो इंक्रीज हुआ है 18.8%, ठीक है। इसके अलावा जो है टोटल वैल्यू एडिशन इंक्रीज भी हुआ 3.6%, 2020-21 में 3.9%, 21-22 में। तो ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, फूड सिक्योरिटी नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए, मतलब कि फूड सिक्योरिटी जो है उसके नेटवर्क को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए स्कीम लॉन्च किया। कौन सा स्कीम है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। लाइव स्टॉक सेक्टर, ये क्या होता है, जैसे कि मछली पालन हो गया, ठीक है, मछली पालन नहीं आता, ये तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर आ जाता है। मतलब जैसे कि आप क्या कहते हैं, गोट पालन हो गया, ठीक है, बकरा वकरा पालते हैं आप, ठीक है, पोल्ट्री हो गया, ठीक है, ये आता है आपको लाइव स्टॉक सेक्टर होता है, ओके। तो लाइव स्टॉक सेक्टर का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, सीएजीआर मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, वो कितना है, 8.15% है, ठीक है। आईआईपी, आईआईपी क्या करता है, आईआईपी एक इंडेक्स होता है जो ये बताता है कि इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो किस तरह का है, ठीक है। तो यदि आईआईपी इंडेक्स बढ़ रहा है तो उसका मतलब इंडस्ट्री हमारा अच्छा कर रहा है। और यदि आईआईपी इंडेक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमारा इंडस्ट्री अच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ये इंक्रीज हुआ है 17.4%, ओके। जो रेलवे का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो करीब इतना करोड़ है। डेटा इतना याद करने की जरूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, ठीक है, बस आपको जानना है कि रेलवे का एक्सपेंडिचर बढ़ा है, ठीक है, ओके। तो ये बढ़ा था 2020-21 में 1,55,181 करोड़, जो बढ़ के हो गया 2,15,058 करोड़, ठीक है, विच इज 5 टाइम्स हायर देन 2014। वही हम कंपेयर 2014 से क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो 14 में क्या हुआ था, नई गवर्नमेंट आई थी, ठीक है। और 2015 जो है, ठीक है, 15 को हम बेस ईयर मानते हैं, ओके। तो मे बी दिस विल बी द रीजन, ओके। देखिए 2020-21 में जो रोड कंस्ट्रक्शन का रेट था पर डे, दैट इंक्रीज टू 365 किलोमीटर। 2019-20 में था 28 किलोमीटर पर डे, ओके। यानी कि रोड का जो बनने का रफ्तार है बहुत बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 30.4% बढ़ा है, ठीक है। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, आपको सिंपली याद रखना है कि रोड के बनने का रफ्तार बहुत फास्टली बढ़ा है, ठीक है, ओके। अब आ जाइए यहाँ पे कुछ टर्म है, जरा हम देख लेते हैं, ठीक है। यूनिकॉर्न क्या होता है, यूनिकॉर्न मतलब स्टार्टअप होता है, ठीक है। तो यूनिकॉर्न कॉर्न क्या है, प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी, ठीक है, जिसका वैल्यूएशन 1 बिलियन या उससे ज्यादा होता है, $1 बिलियन या उससे ज्यादा होता है, ठीक है।
अब 1 बिलियन कितना होता है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 100 में 3 जीरो होता है, 1000 में 2 जीरो होता है, 1000 में 3 जीरो होता है, मिलियन में कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, ठीक है। और बिलियन में कितना जीरो है, 3 3 6 3 9 जीरो होता है बिलियन में। और ट्रिलियन में कितना जीरो है, 3 3 6 3 9 3 12 जीरो, ठीक है। तो इतना आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो आपको आता ही है, आप लोग मैथमेटिक्स से वो स्मार्ट हो, ठीक है। तो यूनिकॉर्न क्या होता है, यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप होता है जिसका वैल्यूएशन कितना है, $1 बिलियन या उससे ज्यादा है, उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टीएफआर क्या होता है, टीएफआर होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। ये क्या होता है, ये एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट अ वीमेन विल हैव ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, मतलब एक वीमेन का अपने लाइफ टाइम के दौरान, ठीक है, कितने बच्चे उसके होते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड टीएफआर। एमएमआर क्या होता है, इसको बोलते हैं मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो मेटरनल मतलब माता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेटरनल डेथ ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड ओवर 1 लाख लाइव बर्थ, ठीक है। मतलब 1 लाख जो बर्थ है उसमें 1 लाख बर्थ, मतलब माताएं जब क्या करते हैं बर्थ देती हैं तो उसमें कितनी माताओं का डेथ हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एमएमआर। आईएमआर क्या होता है, इन्फेंट। इन्फेंट वो बच्चा होता है जिसका एज अप टू 1 ईयर होता है, ठीक है। तो आईएमआर जो है दैट इज नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ एवरी 1000 लाइव बर्थ। तो देखिए आईएमआर काउंट करते हैं 1000 पे, ठीक है। और एमएमआर काउंट करते हैं 1 लाख पे, ठीक है। गुड। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है। जो सर्विस सेक्टर है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने $16.7 बिलियन, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ईयर विच इज इतना परसेंट ऑफ टोटल एफडीआई फ्लो इन इंडिया। मतलब कहने का मतलब सिंपली ये हुआ, ठीक है, कि हमारे यहाँ जो एफडीआई आ रहा है, ठीक है, मान लो हमारे यहाँ एफडीआई 100% आ रहा है, ठीक है। तो जो टोटल एफडीआई है, ठीक है, उसका 54% सिर्फ कहाँ पे आया है, सिर्फ आया है सर्विस सेक्टर के पास। तो 54% एफडीआई जो है वो सर्विस सेक्टर को मिला है, ठीक है। डेटा याद करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। इंडिया बिकेम थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है, आफ्टर यूएस एंड चाइना, ठीक है। यूसीआई, यूएस, चाइना, इंडिया, ठीक है। तो यानी कि स्टार्टअप इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि स्टार्टअप के लिए जो क्या कहते हैं माहौल होता है, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, ठीक है। तो हमारे यहाँ स्टार्टअप को क्या कहते हैं स्टार्ट करना काफी ज्यादा आसान हो गया है। स्टार्टअप मतलब जो कंपनी, जैसे कि अभी बहुत सारी कंपनियां स्टार्टअप के फॉर्म में इमर्ज हुई है, ठीक है। ओके। तो जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे यहाँ काफी बेटर है, ठीक है। तो इसमें हमारा रैंक थर्ड आता है, ठीक है। फर्स्ट है यूएस, सेकंड है चाइना, थर्ड है आपका इंडिया। 44 इंडियन स्टार्टअप जो है, ठीक है, इनको क्या मिला है, यूनिकॉर्न स्टेटस मिला है 2021 में। ओके। और टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप 83 है, ठीक है। और यूनिकॉर्न क्या होता है बताइए आप। ओके। जनवरी 16 2022 तक जो है इतना करोड़ डोज, 157 पॉइंट, ये सब डेटा शायद पूछ सकता है, ठीक है। तो 157.94 करोड़ डोज ऑफ कोविड 19 वैक्सीन में वो दिया गया है, ठीक है। जिसमें कि ये जो पहला डोज है 91.39 करोड़ है, और सेकंड, आपको पता है कोविड का 2 डोज पड़ा था, ठीक है। तो पहला डोज मिला है 91.39 करोड़ को, सेकंड डोज मिला है 66.05 करोड़। रेयरली पूछेगा, कम संभावना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी बीपीएससी क्या करता है, इस तरह क्वेश्चन भी पूछ देता है, ठीक है। ओके। देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो डाउन हुआ है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो कितना डाउन हुआ है, तो ये डाउन टू 2 इन 2019-20 फ्रॉम 2.2 इन 2015-16, ठीक है। इसके अलावा डिक्रीज हुआ है मोर्टेलिटी रेट ऑफ इन्फेंट अंडर 5 ईयर ऑफ एज, ठीक है। और यहाँ पे इन्फेंट अंडर 5 ईयर ऑफ एज दिया हुआ, ठीक है। वैसे इन्फेंट का डेफिनेशन होता है अप टू 1 ईयर। ओके। जीएसटी, देखिए जीएसटी एक टैक्स होता है, इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। और ये टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ओके। तो जीएसटी कलेक्शन जो है वो हाई है, मतलब कि बड़ा है, ओके। तो जीएसटी कलेक्शन डिमांड RS 1 लाख करोड़ सिंस जुलाई 2021, ओके। जो कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। तो ये जो है इंक्रीज हुआ है, इनको 90% ड्यूरिंग अप्रैल नवंबर 2021, ठीक है। जो बैंक का जो नेट प्रॉफिट है, मतलब कि पब्लिक सेक्टर बैंक का, सरकारी बैंक का, ठीक है, वो इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, तो 14,688 करोड़ था 2020-21 में, अब वो इंक्रीज होके हो गया 31,144 करोड़। ओके। कंज्यूमर इन्फ्लेशन, ठीक है, कंज्यूमर इन्फ्लेशन जो है 5.6% है, ठीक है। जल जीवन मिशन, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो जल जीवन मिशन, अंडर जल जीवन मिशन 83 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बन गया है, कि क्या बन गया है, वो बन गया है हर घर जल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यानी कि जल जीवन मिशन के तहत जो 83 डिस्ट्रिक्ट बन गया है हर घर जल डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल जनरल बजट 2022-23, ठीक है। ओके। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जो है फोर्थ टाइम बजट को प्रेजेंट किया। ये जो बजट हमारा है पेपरलेस है 2022-23 का, ठीक है। कब, 1 फरवरी 2022 को, ओके। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे वो कौन सा बजट था, 21 का ना, देखो यहाँ पे 21-22, ठीक है। अभी हम बात करेंगे 22 की, 2022-23। तो ये 22-23 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 21-22 कम इंपॉर्टेंट है, तो आपको 22-23 ज्यादा फोकस करना है, ठीक है।
टोटल बजट कितना है 39.45 लाख करोड़। बजट एम्फेसाइज करेगा 4 प्रायोरिटी एरिया में, मतलब अगले 25 साल तक, जिसको हम बोलते हैं अमृत काल ऑफ इंडिया। पूछ सकता है कि अमृत काल ऑफ इंडिया कब से कब तक है, ठीक है। तो अमृत काल ऑफ इंडिया जो है वो कब से कब तक है, ठीक है। तो इस ईयर से लेकर और अगले 25 ईयर तक, दैट इज कॉल्ड अमृत काल, ठीक है। तो अमृत काल में हम क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे 4 सेक्टर के ऊपर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रट लेना है आपको। तो पहला क्या है, पहला है पीएम गति शक्ति, ओके। सेकंड है, हमको फोकस करना है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर। थर्ड फोकस करना है प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, ओके। और फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। आई थिंक आपको समझ में नहीं आएगा, हम दोबारा एक बार देख लेते हैं। तो पीएम गति शक्ति योजना, इस पे फोकस करना है। सेकंड फोकस करना है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर। थर्ड फोकस करना है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, इन्हांसमेंट, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, ठीक है। सनराइज अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि ऐसा इंडस्ट्री जिसका फ्यूचर में आगे बढ़ने का संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे आज के डेट में आप देखिए जो डेटा साइंस है, ठीक है, तो डेटा साइंस को लेकर अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। यानी कि जो भी इंडस्ट्री डेटा साइंस से संबंधित है उसका फ्यूचर काफी ब्राइट है, दैट इज कॉल्ड सनराइज अपॉर्चुनिटी, ओके। एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन का तो पहले आप कोल पे, अर्लियर यू आर बेस्ड ऑन कोल बेस्ड एनर्जी। अब आप बेस्ड हो किस पे, हाइड्रोजन फ्यूल की आप बात कर रहे हो आज के डेट में, ठीक है। आज के डेट में आप बात कर रहे हो कि क्या कहते हैं, मतलब आप बात कर रहे हो विंड एनर्जी। इसके अलावा आप ऐसी एनर्जी को यूज नहीं करना चाहते जिससे क्लाइमेट डैमेज हो, ओके, दैट इज क्लाइमेट एक्शन। फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कैसे आएगा, ठीक है। ओके, तो इन चार चीजों पे फोकस हमें करना है, इसको रट लेना आपको, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बजट के बारे में कुछ डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कभी कभी बीपीएससी पूछ देता है, ठीक है, प्राय ही पूछ देता है। तो बजट एस्टिमेट कितना है, 34.83 लाख करोड़ है। रिवाइज एस्टिमेट कितना है, 37.70 लाख करोड़ है, ठीक है। तो पहले हमने इतना किया था, बाद में उसको रिवाइज हमने कर दिया। टोटल एस्टिमेट एक्सपेंडिचर जो है 39.45 लाख करोड़ है, और टोटल रिसिप्ट आफ्टर अदर बोरोइंग, ठीक है, इज 22.84 लाख करोड़। तो मैंने आपको बताया था कि रिसिप्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। वेरी गुड कॉन्सेप्ट, ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो ये होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कैपिटल क्रिएशन के लिए स्टेट को ग्रांट दिया जाता है, ठीक है। कैपिटल क्रिएशन के लिए स्टेट को ग्रांट दिया जाता है, ठीक है। जब कैपिटल अकाउंट में से हम क्या करते हैं, समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब कैपिटल अकाउंट में से हम क्या करते हैं, ग्रांट जो स्टेट को दिया जाता है, ग्रांट टू स्टेट फॉर विच पर्पस, ठीक है। तो फॉर कैपिटल क्रिएशन, कैपिटल मतलब स्कूल बनाएगा, कॉलेज बनाएगा, कैपिटल क्रिएशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 2012 में आया था ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओके। इसे बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके। तो ये है तकरीबन 10.68 लाख करोड़, मतलब 4.1% ऑफ जीडीपी। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू से मतलब रेवेन्यू अकाउंट में कितना पैसा आया, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हुआ, ठीक है। तो डेफिसिट मतलब घाटे में हम जा रहे हैं, मतलब अकाउंट पे खर्चा ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना है, 3.8% ऑफ जीडीपी है। डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। फिजिकल डेफिसिट कितना है, 6.4% ऑफ जीडीपी। वैसे एक बार देख लेना, बीपीएससी की बार पूछ देता है यार, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 2.8% ऑफ जीडीपी। व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट, तो ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बाहर से बोरोइंग करती है। तो जब गवर्नमेंट बाहर से बोरोइंग करेगी तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, हर साल एक फिक्स पैसा जो है, ठीक है, वो ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। मतलब फिक्स इंटरेस्ट रेट जो है वो मतलब गवर्नमेंट पे करती है, गवर्नमेंट बोरो की है। क्लियर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपका जो फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या हुआ, फिजिकल डेफिसिट का मतलब है कि टोटल जो आपका बजट का पैसा है, ठीक है, मतलब रिवेन्यू प्लस कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, रिवेन्यू अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, इसमें जितना पैसा आता है, मतलब जितना इसका रिसीट है, ठीक है, और जितना इसका खर्चा है, रेवेन्यू प्लस कैपिटल अकाउंट, इसका जितना एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो जब रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आमदनी आपकी कम है, आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट, दैट इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट, एफडी, ओके। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है कि फिजिकल डेफिसिट में से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब पहले पहले जो आपने जितना बोरोइंग किया था लास्ट ईयर, बजट 2022-23 का, ठीक है। तो 2021-22 में जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया बोरोइंग के ऊपर, ठीक है, उसको जब माइनस कर देंगे, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। यूनियन बजट 2022 से इसका फैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। जैसे इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो एस्टिमेट किया जा रहा है कि 9.27% होगा 21-22 में, ओके। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बढ़ा है, ठीक है, ओके, 7.50 लाख करोड़। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स रेट स्लैब जो है उसमें कुछ चेंज नहीं लाया गया है। टैक्स डिडक्शन जो होता है वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का 10% से 14%, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो डिजिटल करेंसी है उस पर टैक्स लगाया जाएगा 30%, और इसके अलावा जो डिजिटल ट्रांसफर होता है उस पर अलग से टैक्स लगता है 1%, ठीक है। तो डिजिटल ट्रांसफर पे टैक्स होता है 1%, इसके अलावा जो डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, उस पर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 30%। तो जो कि ये नया नया इंट्रोड्यूस हुआ, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ओके। इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 15% है, ठीक है। कॉर्पोरेट सरचार्ज, सरचार्ज क्या होता है, व्हाट इज सरचार्ज? सरचार्ज, सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। दो चीजें होती है, सरचार्ज और सेस, दोनों सेम चीजें होता है, ठीक है, टैक्स ऑन टैक्स। लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, देखिए, जो सेस होता है, सेस वहां पे पर्पस डिफाइन होता है, ठीक है। और सरचार्ज में क्या होता है कि सरचार्ज जो है वो टैक्स कलेक्शन का किसी और पर्पस से, लेकिन उस पर्पस को हम डाइवर्ट कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, हमने सपोज करो कि हमने अभी मान लो 12% टैक्स लग रहा है, ठीक है, ओके। तो 12% टैक्स लग रहा है, और 12% का जो 10% है, मतलब कि 0.12% है, ठीक है, गवर्नमेंट सेस लगाती है, ठीक है। और गवर्नमेंट उस पैसे को मान लो खर्च करेगी हेल्थ के ऊपर, गुड। और गवर्नमेंट क्या करती है कि 12% का जो पॉइंट, वो जो 2% है, मतलब 0.24%, तो ये भी गवर्नमेंट सेस लगाती है, और गवर्नमेंट जो खर्च करेगी मान लो प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर, ऐसा हमने केस मान लिया, ठीक है। तो टैक्स है 12%, बट आप टैक्स कितना पे कर रहे हो, 12.36%। तो ये जो 0.36% है ये सेस है, ठीक है, क्लियर है। अब चूंकि ये सेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 0.12% है ये हेल्थ पे ही खर्चा होगा, ठीक है। अदर पर्पज में इसको डाइवर्ट हम नहीं कर सकते, ठीक है। 0.24% है, ये पैसा कहाँ खर्च होगा, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर ही खर्चा होगा, ठीक है। लेकिन मान लो हमने क्या किया कि प्राइमरी एजुकेशन के बदले इस पैसे को खर्च कर दिया किसी अदर कार्य के लिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, तब सेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सरचार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेस में क्या होता है, सेस में जो है टैक्स का जो पर्पस है वो डिफाइंड होता है, गोल डिफाइंड होता है, और उस पैसे को अदर पर्पस के लिए आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। सरचार्ज में क्या है कि उस पैसे को अदर पर्पस के लिए आपको डाइवर्ट करना ही करना पड़ेगा, गुड। तो देखो भैया, सरचार्ज जो है अनलिस्टेड शेयर के ऊपर वो रिड्यूस किया गया है 28% से 23%, ठीक है। पहले सरचार्ज ज्यादा था, अब सरचार्ज कम है। सरचार्ज जब कम होगा तो क्या होगा, टैक्स मार्केट में जो है लोग क्या करेंगे, ज्यादा शेयर खरीदेंगे। यहाँ पे शेयर ऑफ वेरियस आइटम्स इन रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि जो रिसिप्ट है, ठीक है, उससे उसमें कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है। तो जो बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी, मतलब गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया होगा, वो पैसा वापस आ गया, ठीक है, तो 35% वहां से आया है। गवर्नमेंट को जीएसटी से मिला है 16%। ये डेटा याद, बस ये सब देखो पढ़ने के लिए होता है, ठीक है, डेटा को याद नहीं करना होता, ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स से गवर्नमेंट को मिला है 15%। अब यहाँ पे एक पाई चार्ट बना के समझ जाइएगा, ठीक है। इनकम टैक्स से 15%, ठीक है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी स्टेट के द्वारा लगाया जाता है, उसको बोलते हैं स्टेट और सेंट्रल के, उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तो ड्यूटी अदर देन जीएसटी, दैट इज कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी। बहुत कम आइटम पे एक्साइज ड्यूटी लगता है, ठीक है। जैसे कि वाइन पे लगता है एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोलियम पे लगता है एक्साइज ड्यूटी। इसलिए पेट्रोलियम का प्राइस क्या होता है, हर एक स्टेट में वैरी करता है। जो वाइन है, लिकर है, उसका प्राइस क्या होता है, हर स्टेट स्टेट में मतलब वैरी करता है। बिहार में तो लिकर बैन है, तो यहाँ पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है। मतलब लिकर मिलेगा तो टैक्स कहाँ से लगेगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू मैंने बताया था कि जैसे यूटिलिटी चार्ज जो होता है उसको बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे 5% है। कस्टम, कस्टम का मतलब होता है कि बाहर से जो सामान आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसको बोलते हैं कस्टम। सॉरी, आई एम सॉरी, कस्टम ये नहीं होता, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि कस्टम, नो नो, राइट, कस्टम होता है ये। कस्टम क्या होता है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में टैक्स लगता है उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो ये कितना है, 5% है। और नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, ये नॉन डेट होगा, डेबिट नहीं होगा, गलत लिखा गया, ठीक है। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट ये 2% है, ठीक है। गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो कहाँ का है, तो इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने जो बोरोइंग किया था तो उसका जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो 20% ऑफ जीडीपी है। स्टेट का शेयर इन टैक्स एंड ड्यूटी, ठीक है। तो स्टेट को कितना पैसा, 17%। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत 15% गवर्नमेंट खर्च कर रही है। फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर इसके तहत 10% गवर्नमेंट खर्च कर रही है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पे खर्च कर रही है 9%। डिफेंस पे खर्चा है 8%, सब्सिडी 8%, पेंशन 4%, अदर एक्सपेंस 9%। तो इसे बस पढ़ने के लिए इसको रटना मत, ठीक है। अब देखो, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, डिजिटल रूपी जो है इसको इशू किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। तो इसको इशू कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा, आपने न्यूज में देखा ही होगा, ठीक है। कि अब आरबीआई क्या करेगा, डिजिटल जो डिजिटल रूपी है उसको इशू करेगा, ठीक है। तो डिजिटल रूपी में क्या होता है कि आरबीआई का डायरेक्ट कंट्रोल होता है रूपी इशू के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे बैंक का रोल नहीं होता, यहाँ पे इंटरमीडियरी नहीं होता, ठीक है। जो टैक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको एग्जाम्प्ट किया जाएगा, ताकि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को जो है बढ़ावा मिले, ठीक है। और वैसे भी गवर्नमेंट जो बहुत ज्यादा फोकस कर रही है सेमीकंडक्टर के ऊपर, गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को भी लॉन्च किया है, ठीक है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी लगाया जाएगा जेम्स और ज्वेलरी। जेम्स और ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया, कितना, 5% कम कर दिया गया, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
5 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है डिफरेंट स्टेट के लिए। पहला है दाम गंगा पिंजाल, दूसरा है पार तापी नर्मदा, तीसरा है गोदावरी कृष्णा, चौथा है कृष्णा पेन्नार और पांचवा है पेन्नार कावेरी। इसको रट लीजिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 1400 करोड़ एलोकेट किया गया है केन बेतवा लिंक के लिए। यहाँ पे मैंने मैप कहीं से कॉपी किया है, देखिए यहाँ पे यूपी स्टेट है और यूपी के नीचे जो है ये एमपी स्टेट है, और ये जो रिवर आपको दिख रहा है ये बेतवा रिवर है, ठीक है, तो यही बेतवा रिवर है। ओके, और ये देखिए ये आपका केन रिवर है। ओके, ये केन रिवर है और इसको इंटरलिंक किया गया है। ओके, तो 1400 करोड़ एलोकेट किया गया है केन बेतवा प्रोजेक्ट पे। केन बेतवा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इससे इरिगेशन फैसिलिटी मिलेगा 9.08 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड। इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, बस केन बेतवा लिंक याद रखिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने नया स्कीम लॉन्च किया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ ईस्ट को लेकर गवर्नमेंट बहुत सीरियस है, ठीक है, तो क्या स्कीम का नाम है? प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, और इसको नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के द्वारा जो है डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो इंडिया में 6 तरह का काउंसिल होता है, ठीक है। ओके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल, और नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग काउंसिल होता है, उसको नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, ठीक है। तो ये क्या करता है? इन सातों स्टेट को मैनेज करता है, ठीक है। कितने स्टेट है यहाँ पे देख लो जरा, सिक्किम, ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, क्या है ये देखो, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। गति शक्ति मास्टर प्लान, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके तहत जो है क्रिएट किया जाएगा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसके अलावा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये स्टार्ट होगा पीपीपी मोड में 4 लोकेशन में। मल्टी मॉडल मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो लॉजिस्टिक है, ठीक है, तो वो ट्रेन के द्वारा जा रहा है, प्लेन के द्वारा जा रहा है, रेलवे वाटरवेज के द्वारा जा रहा है, इसको बोलते हैं मल्टी मॉडल, ठीक है। ओके, इसके अलावा 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो है उसको अरेंज किया जाएगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक फैसिलिटी के लिए, ठीक है, यानी कि जो कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा तकरीबन 100, ठीक है। ओके, ताकि लॉजिस्टिक फैसिलिटी को और ज्यादा हम बूस्ट कर पाए। ओके, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। रोपवे आप जानते हैं, पुरानी फिल्मों में दिखाया था ना रोपवे, जैसे कि ये रोप है, ठीक है, यहाँ पे कुछ बक्सा टाइप का है और यहाँ पे कपल जो है घूमने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। ओके, गाना सुनते हुए। ओके, ये समा समा है ये प्यार का, आप लोग मत सुनिएगा, ठीक है, अभी एग्जाम है आपका। तो देखो, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है फॉर इनएसेसिबल हिली एरिया, ठीक है, मतलब ऐसा हिल एरिया जो जिसको आप एसेस नहीं कर सकते, जहाँ का टेरेन क्या है, काफी डिफिकल्ट है, ठीक है, तो वहाँ उसके लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ओके, इसके अलावा माउंटेन रेंज दैट विल बी ब्रॉट इन पीपीपी मोड, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे लाया जाएगा इसको। इसके अलावा स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन एक्ट को बदला जाएगा। व्हाट इज स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन, ये क्या होता है? देखिए, एक पर्टिकुलर एरिया को आपने डिमार्केट कर लिया, ठीक है, और उस एरिया को आपने पर्टिकुलर सेक्टर के लिए डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन। जैसे मान लीजिए कि आप आईटी पार्क बनाते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क बनाते हो, तो आपने क्या किया, एक एरिया को डिमार्केट किया और यहाँ पे इन्वाइट किया जितने भी आईटी जाइंट कंपनीज को आपने इन्वाइट किया कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन है कि आपको तो बिजली हम सस्ता देंगे, पानी सस्ता देंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट को फायदा हो, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन। ये कॉन्सेप्ट हमने चाइना से कॉपी किया है, ठीक है, पहले ये चाइना बहुत ज्यादा पॉपुलर है एसईजेड। ओके, तो इंडिया इसको वहां से कॉपी किया, ठीक है। तो इस एक्ट में बदलाव किया जाएगा, क्या बदलाव किया जाएगा वो तो बात का विषय है, ठीक है। एनिमेशन गेमिंग टास्क फोर्स बनाया जाएगा। आप जानते हो कि गेमिंग के द्वारा जो है मतलब लोग बहुत ज्यादा विक्टिमाइज हो रहे हैं, खासतौर पर साउदर्न स्टेट के अंदर, तो उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाएगा, ठीक है। ई पासपोर्ट इशू किया जाएगा 2022-23 में, तो आपको पासपोर्ट कैरी करने की जरूरत नहीं, ई पासपोर्ट होगा, ठीक है, डिजिटल पासपोर्ट होगा। 25,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे जो बिल्ड होगा 2022-23 में। 4,000 नया वंदे भारत ट्रेन जो है इसको बिल्ड किया जाएगा अगले 3 सालों में। इसके अलावा मोर देन 2,000 किलोमीटर ऑफ रेल नेटवर्क जो है वो लाया जाएगा इंडिजिनस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी कवर के अंदर, ठीक है, और सेफ्टी एंड कैपेसिटी एडिशन। 2022-23 को डिक्लेयर किया गया नेशनल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि नेशनल ईयर ऑफ मिलेट, ये डिक्लेयर किया गया 2022-23 को, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एमएसएमई का मतलब होता है एमएसएमई, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। तो कोई मुझे बताएगा कि माइक्रो इंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? मैंने आपको से बताया था आप लोग को, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, किसी को याद है जी? बताओ, एनीवन? आप लोग क्लास में है ना कि क्लास से बाहर है? हम्म? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आ रही है आवाज? बताइए एमएसएमई क्या होता है? सर वो 1 करोड़। याद है तभी बताइएगा, ठीक है। याद है? किसी को याद नहीं है? तो नोट्स को भी याद नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, बताइए। नोट्स याद करना पड़ेगा ना। एमएसएमई
माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इसका डेफिनेशन अभी चेंज हो गया, ठीक है। तो पहले क्या था कि सर्विस सेक्टर पे अलग था और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग था। अब दोनों दोनों के लिए सेम डेफिनेशन होता है, सर्विस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आप नेट पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक नया प्रोग्राम लाया गया है एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए। इस प्रोग्राम का नाम है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ओके, इसको लॉन्च किया जाएगा अगले 5 साल में, ठीक है। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। टेली मेडिसिन क्या होता है? टेली मेडिसिन जैसे कि आजकल ऐप के द्वारा आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, कंसल्टेशन वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड टेली मेडिसिन, ठीक है। तो ऐसे टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया जाएगा टू एड्रेस मेंटल हेल्थ इशू, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा ओपन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया फॉर नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। ओके, इंटीग्रेटेड बेनिफिट विल बी प्रोवाइडेड टू विमेन एंड चिल्ड्रन थ्रू डिफरेंट स्कीम्स। तो कौन कौन सा स्कीम है? मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, ठीक है, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 स्कीम। ये चारों जो स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ओके, इसके द्वारा बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा विमेन और चिल्ड्रन को, ठीक है। मतलब इस अलग अलग पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही मिनिस्ट्री के अंदर ये चारों ऑपरेट करेगा स्कीम। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड, ओके। 2 लाख जो आंगनवाड़ी है उसको अपग्रेड किया जाएगा एफिशिएंट आंगनवाड़ी में। और 4 न्यू प्राइवेट प्रोजेक्ट जो है उसको के बारे में बात की जा रही है, अबाउट कोल गैसिफिकेशन एंड कन्वर्सेशन ऑफ कोल इनटू केमिकल। कोल गैसिफिकेशन हमने ब्रीफ में डिस्कस किया था साइंस एंड टेक्निक क्लास में कि कोल गैसिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। 48,000 करोड़ जो है इसको एलोकेट किया जाएगा फॉर कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ 80 लाख हाउस अंडर पीएम आवास योजना इन रूरल अर्बन एरिया इन 2022-23। तो कितना करोड़ एलोकेट किया जाएगा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि पीएम आवास योजना है क्या, ठीक है। 1 लाख करोड़ एलोकेट किया जाएगा टू स्टेट टू इंड्यूस ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, ओके। इसके अलावा 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। इतना करोड़ एडिशनल एलोकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है एनवायरमेंट कंसर्न है। तो 19,500 करोड़ जो है एलोकेट किया जाएगा दैट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर मॉड्यूल टू अचीव टारगेट ऑफ 280 गीगावाट, ठीक है, ऑफ इंस्टॉल पावर बाय 2030। 1 गीगा कितना होता है? बोलो भैया, तुम लोग बोलते नहीं हो। कितना होता है गीगा, बताओ। अच्छा, 1 मेगा कितना होता है ये बता दो। हम्म? जल्दी बताओ, वो बहुत बहुत पुराना है, ठीक है। 1 मेगा कितना होता है? 124 ये गीगावाट KB। की बात हो रही है, ठीक है। और ये तुमको और 9, ओके, बाई 2030, ठीक है। ये भी पूछेगा नहीं, ठीक है, बट इसको आप मेंस में यूज कर सकते हो डेटा के फॉर्म में। सेल्फ रिलायंस को प्रमोट के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सीरियस है टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस, ठीक है। कौन से सेक्टर में? डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। तो 68% ऑफ जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट है इसको ईयरमार्क किया गया है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए, ओके। तो यानी कि 68% जो बजट क्या कहते हैं कि किसके लिए ईयरमार्क किया गया? डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। मतलब कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा इन डिफेंस सेक्टर। 60,000 करोड़ जो है इसको एलोकेट किया गया टैप टू वाटर स्कीम इन 3.8 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ओपन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा फॉर नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, ओके। इसके अलावा फंड सेटअप किया जाएगा फॉर फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर रूरल स्टार्टअप, इसके लिए फंड एलोकेट किया जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पीएम ई विद्या देख सकते हो, ठीक है, 1 क्लास 1 टीवी चैनल, ओके, प्रोग्राम। 750 वर्चुअल लैब को साइंस और मैथ में और 75 स्किलिंग ई लैब को जो है क्या कहते हैं सिमुलेट किया जाएगा फॉर सिमुलेटिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। डिजिटल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा वीट और पैडी के लिए इतना करोड़ फार्मर को दिया गया है, ठीक है, थ्रू एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किसान ड्रोन, इट इज इंपॉर्टेंट। ड्रोन क्या होता है? ड्रोन आप जानते हैं क्या होता है, बहुत चर्चे में। तो किसान ड्रोन क्या करेगा? क्रॉप एस्टिमेशन, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, पेस्टिसाइड एंड न्यूट्रिएंट, ये काम होगा किसान ड्रोन का। भारत नेट प्रोजेक्ट, इट इज इंपॉर्टेंट। इसके तहत जो है ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किया जाएगा विलेज को, ठीक है। तो भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत जो है ऑप्टिकल फाइबर लगाया जाएगा विलेज में, ठीक है। 5% ऑफ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड विल बी एलोकेटेड फॉर ब्रॉडबैंड सर्विस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट विल बी अवार्डेड फॉर 8 रोपवे प्रोजेक्ट। रोपवे प्रोजेक्ट में क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो 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 पहाड़ी एरिया होता है, माउंटेनस जो इनएसेसिबल होता है, वहाँ रोप के दौरान जाएंगे, ठीक है। उद्यम ई श्रम एनसीएस, एनसीएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरियर सर्विस, ठीक है। और असीम पोर्टल, इसको इंटरलिंक किया जाएगा, मतलब ये चारों को इंटरलिंक कर दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसको इंटरलिंक किया जाएगा इन चारों को, ठीक है। इसके अलावा 130 लाख एमएसएमई को दिया जाएगा अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है।
तो ये एक्सटेंड किया गया टिल मार्च 2023। ओके, और गारंटी कवर कितना है? 50,000 करोड़। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। चलिए ये देखिए, 1 लाख पोस्ट ऑफिस को लाया जाएगा अंडर 100% कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग क्या होता है पता ही है आपको? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, इसको सेटअप किया, विल सेटअप 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट इन 75 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब आपसे पूछ दीजिए व्हाट इज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो ऐसा बैंक जो आरबीआई के शेड्यूल बी में होता है, आरबीआई एक्ट 1934, इसके शेड्यूल 2 में सेकंड शेड्यूल के अंदर जो बैंक होता है उसको बोलते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो क्या करेगा? 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट को सेटअप करेगा 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, आर्बिट्रेशन मतलब क्या होता है? मध्यस्थ, इसको सेटअप किया जाएगा फॉर टाइमली सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल मेजोरिटी एरिया, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो है, ठीक है, उसको एड्रेस करने के लिए, फास्टली एड्रेस करने के लिए इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल सेंटर बनाएगा इंडिया, ठीक है, सेटअप करेगा। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, सोवरेन का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया, ठीक है, और ग्रीन बॉन्ड का मतलब, ग्रीन का मतलब क्या क्या हुआ? इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है इसको इशू किया जाएगा टू मोबिलाइज रिसोर्स फॉर एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए जो है गवर्नमेंट क्या करेगा? बॉन्ड इशू करेगा। तो आप क्या करेंगे? बॉन्ड खरीदेंगे तो गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट पैसे से क्या करेगा? इंफ्रा क्रिएट करेगा, ठीक है। जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे 5 से 7% जो है बायोमास पेलेट को यूज किया जाएगा, ठीक है। यानी गवर्नमेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 38 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को सेव किया जाएगा। ये सब पढ़ लीजिएगा एक बार बस, ठीक है। ब्लेंडेड फंड मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि बैंक से भी फंड आपको मिल रहा है, ठीक है, इसके अलावा अदर एरिया से आप स्टॉक मार्केट से भी फंड उठा रहे हैं, इसको ब्लेंडेड फंड, ठीक है। तो ये लाया जाएगा फॉर प्रमोशन ऑफ सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज इंडस्ट्री का मतलब क्या बताया था? कि ऐसा इंडस्ट्रियल बिजनेस जिसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है फ्यूचर में, ठीक है। इसके अलावा ईयर 2022-23 में स्टेट विल बी अलाउड टू अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ 4% ऑफ जीएसडीपी, which will be used for 0.5% of पावर सेक्टर रिफॉर्म, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि स्टेट का फिस्कल डेफिसिट कितना हो सकता है? 4%, ठीक है। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये देख लीजिए कहाँ कहाँ खर्चा किया, मैंने आपको पूरा बता ही दिया, तो एक बार इसको देख लीजिएगा, बस देखना है इसको, ठीक है, रटना नहीं है इसको। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। तो पहला स्कीम है नमामि गंगे स्कीम, इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के द्वारा। डेट बहुत कम संभावना होता है पूछने का, ठीक है। और यदि गलती से पूछ दो तो आपको ज्यादा सर फोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 10 जुलाई 2014 को लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के द्वारा। पर्पस क्या है? पर्पस है प्रोटेक्शन और प्यूरिफिकेशन ऑफ गंगा रिवर, ठीक है, नमामि गंगे स्कीम। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, पीएम के द्वारा नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या है? इसका पर्पस है कि एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट ऑल हाउस होल्ड, मतलब हर एक हाउस होल्ड में कम से कम एक बैंक अकाउंट हो। अच्छी बात यह है कि 2026 सॉरी फरवरी 26 2020 तक जो है तकरीबन 38.18 करोड़ अकाउंट जो ओपन हो चुका है। बेनिफिट कितना क्या है इसमें? तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऑफ 2 लाख और लाइफ इंश्योरेंस ऑफ 30,000। तो ये डाटा याद रखना है, कौन सा डिपार्टमेंट किया था और मेन पर्पस क्या है, ठीक है। अदरवाइज कितना अकाउंट खुला हुआ इसे याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेक इन इंडिया इसको लॉन्च किया गया 25 सितंबर 2014 को, और इसका पर्पस है प्रमोट करना मैन्युफैक्चरिंग को कंट्री के अंदर। संसद आदर्श ग्राम योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अक्टूबर 11 2014 को जयप्रकाश नारायण जी के बर्थडे पे इसको लॉन्च किया, और जयप्रकाश नारायण वैसे बिहार से बिलोंग करते हैं, तो ये ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। पर्पस क्या है? डेवलप 3 विलेज बाय द ईयर 2019 एंड टाउन ऑफ 8 विलेज एंड टोटल ऑफ 8 विलेज बाय द ईयर 2024 बाय अडॉप्टिंग ईच एमपी। मतलब हर एक एमपी क्या करेगा कि 2019 तक जो है कम से कम 3 विलेज को डेवलप करेगा, और 2024 तक जो है कम से कम 8 विलेज को डेवलप करेगा, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष, इट इज इंपॉर्टेंट, पूछा भी है। 25 दिसंबर 2014 को यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया। इसका अचीव क्या है? गोल ऑफ कंप्लीट इम्यूनाइजेशन बाय 2020। इसमें 7 डिजीज के लिए वैक्सीन दिया जाएगा, इसको रट लेना है, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिप्थीरिया, वूपिंग, ठीक है, वूपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, टीबी, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी। तो ये सातों जो है इस 7 डिजीज में सुई दिया जाता है, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीबीआई, ठीक है। नेक्स्ट, पहल स्कीम जनवरी 1 2015 पूछा हुआ है। ट्रांसफर सब्सिडी मनी ऑफ एलपीजी सिलेंडर, मतलब एलपीजी आप खरीदते हैं तो उसका जो सब्सिडी है अब वो आपको मतलब गैस एजेंसी को नहीं मिलेगा, आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो यानी कि सब्सिडी मनी कहाँ ट्रांसफर होगा? ठीक है, डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्या ट्रांसफर होगा। और also उन्होंने डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब इसमें डायरेक्टली पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हृदय प्लान इंपॉर्टेंट है। 21 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा। हृदय का फुल फॉर्म होता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन स्कीम। पर्पस क्या है? पर्पस है रिवाइव करना कल्चरल हेरिटेज को, मतलब जो हमारा जो कल्चरल विरासत है, ठीक है, ओके, उसको क्या करना? उसको रिवाइव करना।
और इसके लिए 12 सिटी को क्या सेलेक्ट किया गया कंट्री के अंदर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इंपॉर्टेंट है, इसको 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट करना है जेंडर इक्वलिटी को, मतलब भैया महिला पुरुष में समानता होनी चाहिए, ठीक है, असमानता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो सेक्स रेशियो उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है, मतलब फीमेल का जो पॉपुलेशन है उसको मैन के पार लाना है, बराबर लाना है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मुद्रा स्कीम, इसको लॉन्च किया गया अप्रैल 8 2015, इससे पुराना स्कीम है, ठीक है। तो मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। पर्पस क्या है, पर्पस है प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस और लोन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो इंटरप्राइज सेक्टर, ठीक है। इसमें 3 तरह का मतलब माइक्रो इंटरप्राइज होता है, शिशु किशोर तरुण, याद कर लीजिएगा एसकेटी, ठीक है। ये बहुत पुराना स्कीम है, ठीक है, 2015 से पीछा नहीं छोड़ रहा है, ठीक है, एसकेटी। तो शिशु किशोर के तरुण, ये जो 3 कैटेगरी का जो है मतलब माइक्रो सेक्टर होगा, छोटा सा सेक्टर होगा, ओके। देयर इज प्रोविजन टू गिव अप लोन ऑफ 50,000 अंडर शिशु, देखिए तो शिशु कितना मिलेगा 50,000 तक, किशोरों को कितना मिलेगा 50 लाख, और तरुण मतलब बड़ा हो गया बच्चा, ठीक है, 10 लाख तक मिलेगा, ठीक है। तो 50 लाख, सॉरी 50,000 लाख नहीं, ठीक है। तो 50,000 मिलेगा शिशु को, छोटा बच्चे को, 5 लाख मिलेगा किशोर, ओके, मतलब किशोर मतलब ज्यादा अभी जवान बच्चा क्या 14-15 साल का हुआ है, और तरुण को मिलेगा 10 लाख। तो ये बच्चा नहीं, ये क्या है, ये आपको माइक्रो इंटरप्राइज है, ठीक है। माइक्रो इंटरप्राइज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उजाला योजना मई 1 2015, और उजाला का मतलब होता है उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, कम संभावना है पूछने का, ठीक है। तो इसमें जो है एलईडी बल्ब को बांटा जाएगा लो कॉस्ट पे, ओके, आप लोगों को भी मिला होगा शायद, ओके। इसका पर्पस क्या होता है, एलईडी क्या करता है, पावर कम कंज्यूम करता है, तो पावर कंजम्पशन कम होगा। अटल पेंशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया 9 मई 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। स्कीम के तहत एनी पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 से 40 साल, ठीक है, 18 टू 40, उसको पेंशन मिलेगा 1,000 से 5,000 तक ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम इन द बैंक, मतलब उसे कुछ मंथली पैसा जमा करना पड़ता है, ठीक है, या पर डे भी जमा कर सकते हो। तो उसके आधार पे आपको जो है 60 साल के बाद लोन मिलेगा, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन है, मतलब 18 से 40 के बीच आपका एज होना चाहिए। अमृत योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीएम साहब बार बोलते रहते हैं अमृत के बारे में। जनवरी 14 2015, इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन, मतलब पुनर्जीवित करना, ठीक है, पुनर्जीवित करना। तो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अर्बन एरिया को ट्रांसफॉर्म करना, बदलना उसकी रूपरेखा को, ठीक है। तो इसके तहत जो है 100 स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर 500 सिटी के अंदर, और बिल्ड किया जाएगा हाउस फॉर ऑल इन अर्बन एरिया बाई 2022। स्मार्ट सिटी मिशन इसी का पार्ट है। 25 जून 2015 डेवलप करना है 100 सिटी को इन कोलैबोरेशन विद सिंगापुर, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना जनवरी 25 2015, ठीक है, बिल्ड किया जाएगा 2 करोड़ न्यू हाउस बाय 2022। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015, क्या करना है, ऑल गवर्नमेंट सर्विस अवेलेबल टू द पब्लिक इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब कि जितना भी सर्विस है गवर्नमेंट सर्विस वो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक्सेस करना है, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, 1 जुलाई 2015 प्रोवाइड करेगा वाटर टू फार्मर फॉर एग्रीकल्चर। स्किल इंडिया मिशन जुलाई 15 2015, डेवलप करना है स्किल ऑफ यूथ ऑफ कंट्री बाय 2022। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015, इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल विलेज, इंप्रूव फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ठीक है जी, जो बिजली को बांटती है उसको बोलते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। उसको उसके लिए स्कीम चलाया गया था उदय स्कीम, ठीक है, ओके। तो क्या करना है, इलेक्ट्रीफाई करना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है हर एक विलेज को, और उसके लिए क्या करना है, जो फाइनेंशियल कंडीशन जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का उसको इंप्रूव भी करना है, ठीक है, और प्रॉपर मॉनिटरिंग भी करना है। सागरमाला प्रोजेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लॉन्च किया गया 31 जुलाई 2015 को। पर्पस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट एंड कनेक्टिंग देम विथ रेल, रोड और रेलवे ट्रांसपोर्ट। उदय स्कीम 5 नवंबर 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड एनर्जी के द्वारा। उदय क्या है, उदय का फुल फॉर्म है उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस स्कीम, ठीक है, इसके तहत क्या किया जाएगा, पावर कंपनी को रिवाइव किया जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल रिफॉर्म करना है, रिकवर करना है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, डिस्कॉम कंपनीज को बोलता है, ठीक है, फ्रॉम लॉसेज। तो पावर कंपनियां जो लॉस में जा रही है, ठीक है, उसे क्या करना है, उसे उसने फाइनेंशियल रिफॉर्म लेके आना है और उसको रिकवर रिवाइव करना है, ठीक है। तो झारखंड पहला स्टेट है जिसने इस स्कीम को ज्वाइन किया है, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, ठीक है। तो क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ विलेज, ओके, क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ विलेज फरवरी 22 2016, ठीक है। सेतु भारतम योजना 4 जुलाई 2016, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। पर्पस क्या है, कंस्ट्रक्ट करना है ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज टू मेक नेशनल हाईवे फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग, मतलब नेशनल हाईवे को रेलवे क्रॉसिंग से फ्री बना देना, आजाद कर देना। कैसे आजाद करोगे, तो या तो हाईवे बना दोगे, सॉरी क्या कहते हैं मतलब अपर ब्रिज बना दोगे, या क्या कहते हैं अंडर ब्रिज बना दोगे, बाईपास।
स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, 5 अप्रैल 2016 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 10 लाख का लोन दिया जाएगा, 10 लाख से 1 करोड़ तक का SC ST को और वीमेन को इंटरप्राइज को टू सेट अप न्यू कंपनी। उड़ान 27 अप्रैल 2017 को, बहुत अच्छा स्कीम है ये, ठीक है। इसका स्लोगन क्या है, पूरे देश का आम नागरिक, ठीक है। पर्पस क्या है, प्रोवाइड चीप एयर ट्रेवल टू कॉमन सिटीजन ऑफ कंट्री। दीक्षा पोर्टल 5 सितंबर 2017 को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, पोर्टल क्या हेल्पफुल है इन ट्रेनिंग एंड एम्पावरिंग द टीचर। तो दीक्षा पोर्टल के द्वारा टीचर को ट्रेन और एम्पावर किया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 प्रोवाइड करेगा LPG कनेक्शन BPL फैमिली को। स्कीम के तहत फाइनेंस असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा 1600 पर कनेक्शन, ओके, टू BPL फैमिली। तो BPL फैमिली को एक कनेक्शन पे 1600 रुपये मिलेगा, ठीक है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, वरिष्ठ मतलब बुजुर्ग, 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया, LIC के द्वारा लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, गारंटेड इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉर 10 ईयर टू सीनियर सिटीजन, जिसका एज 60 साल से ज्यादा है, 8%, ठीक है। तो यानी उसको 8% के रेट से जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना नवंबर 3 2017 स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प एज अ हॉबी। स्टाम्प समझते हैं ना, जो टिकट होता है, तो टिकट एज अ हॉबी, इसके लिए आपको पैसा दिया जाएगा अंदर स्पर्श योजना, ठीक है। तो इसका एम है इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन पोस्टेज स्टाम्प कलेक्शन अमंग स्कूल चिल्ड्रन ऑफ क्लास 6 to 9। बेनिफिट क्या होगा, तो मैक्सिमम 40 स्टूडेंट गेट टोटल स्कॉलरशिप ऑफ 6000 पर ईयर, ठीक है। ज्यादा पैसा नहीं दे रहा जी, बहुत कम पैसा दे रहा है। प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना, ठीक है, वय वंदना योजना, ओके, जुलाई 21 2017, ठीक है। गारंटी रिटर्न ऑफ 8% फॉर 10 ईयर टू सीनियर सिटीजन इन द एज ग्रुप ऑफ 60 और मोर और ऑप्टिंग फॉर मंथली पेंशन ऑप्शन, ठीक है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसको सौभाग्य भी बोलते हैं, ठीक है। लॉन्च हुआ 25 सितंबर 2017 को मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। पर्पस क्या है, इंश्योर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल हाउस होल्ड इन द कंट्री, मतलब घर में हर एक देश के आदमी को घर में बिजली मिल जाए, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, ठीक है, 27 सितंबर 2018 बाई फ्रॉम रांची से स्टार्ट किया गया। इसको प्रोवाइड किया जाएगा फ्री कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी ऑफ 5 लाख फॉर पुअर फैमिली। PM किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 1 2019 बाई पीयूष गोयल जी, ठीक है। 6000 रुपया प्रोवाइड किया जाएगा डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स इन द कंट्री, ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आएगा 6000 रुपया, ठीक है। ये असिस्टेंस है, इसको ट्रांसफर किया जाएगा डायरेक्टली टू अकाउंट ऑफ फार्मर इन 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000 ईच, ठीक है, मतलब इसको 3 इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा, हर इंस्टॉलमेंट में 2000 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो 6000 को 3 से डिवाइड कर दो, 2000 होता है का। PM श्रम योगी क्या है, मंडन योजना, ठीक है, मंथन जो भी है, ठीक है, फरवरी 15 2019। देखो नया नया स्कीम सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। एलिजिबल कौन है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब ऐसा सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। एज ग्रुप कितना, 18 से 40 साल, और आपका मंथली इनकम 15,000 या उससे कम होना चाहिए। बेनिफिट मंथली पेंशन ऑफ 3000 ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 साल, 60 ईयर। PM किसान मानधन योजना, ठीक है, मानधन हम गलती से पढ़ रहे थे, मानधन योजना, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया है 12 सितंबर 2019 को रांची में, रांची झारखंड से। बेनिफिट क्या है, 3000 रुपये पर मंथ पेंशन मिलेगा आफ्टर 60 ईयर ऑफ एज। एलिजिबल कौन है, फार्मर ऑफ 18 से 40 साल जिसका एग्रीकल्चर लैंड तकरीबन 2 हेक्टेयर तक है। अग्निपथ बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, मेंस में पूछा BP67 में, ठीक है, अग्निपथ, ठीक है। तो देखिए भैया स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ है जुलाई 14 2022 को। क्वालिफिकेशन क्या है कि 10 से 12वीं 10th और 12th आपको पास होना चाहिए, एज होना चाहिए 17.5 से 23 ईयर। इसके द्वारा जो है इस स्कीम के तहत यूथ को रिक्रूट किया जाएगा 3 सर्विस के अंदर, लैंड वाटर एयर, मतलब आर्मी नेवी और एयरफोर्स, फॉर 4 ईयर, जिसको अग्निवीर हम बोलेंगे, ठीक है। 4 साल के लिए आपका अपॉइंटमेंट होगा, आपको अग्निवीर कहा जाएगा, ठीक है। ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर अग्निवीर को पेड किया जाएगा 11.71 लाख अंडर द सर्विस फंड पैकेज। ऑन completion of service, Agniveer will be given 10% reservation in CAPF, Assam Rifles, and also 25% of Agniveer will be selected permanently on the basis of merit, ठीक है। तो 25% सेलेक्ट हो जाएगा, 75% जो बचे उसको छाड़ दिया जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं जी। उसको एक इतना रुपया दिया जाएगा, प्लस कंपटीशन में बैठने पे छूट भी मिलेगा, 10% रिजर्वेशन होगा CAPF में, ठीक है, और असम राइफल में भी 10% होगा, ठीक है। इस स्कीम के तहत 46,000 अग्निवीर को रिक्रूट किया गया है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, पहला साल। अब यह स्कीम का समरी दिया है, इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, या वो खुद से पढ़ना है, ठीक है। बिहार के बारे में थोड़ा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। CM महिला उद्यमी योजना, ठीक है, ये बिहार का स्कीम है। इसमें 10 लाख जो है प्रोवाइड किया जाएगा विमेन को टू स्टार्ट न्यू एम्प्लॉयमेंट। जल जीवन हरियाली अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, सेव वाटर एंड ग्रीनरी अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। और CM विधान पेंशन, वृद्धा पेंशन ऐसे कुछ होगा, ठीक है, वृद्धाजन पेंशन।
इसमें 400 मंथली दिया जाएगा ऑल पर्सन को जिसका एज कितना है 60 से लेकर 79 तक है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एनी डाउट है किसी